तो ट्यूबुलर सिक्रीशन, पहला था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि ट्यूब्स क्या करेंगी, ट्यूब्स के अंदर जो होगा कुछ चीज़ें सिक्रीट होकर आएंगी। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिक्रीट होकर कहाँ जाएंगी, इन ट्यूब्स के अंदर आ जाएंगी। अब वो कौन सी चीज़ें, जब पहले स्टेप हुआ था ना अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तो उस टाइम क्या हुआ था, काम की चीज़ें यहाँ रह गई थी और जो काम की नहीं थी वो यहाँ से पास आउट होकर इस फिल्ट्रेट में आ गई थी। तो दूसरे स्टेप में ऐसा हुआ था कि कुछ काम की चीज़ें निकल कर जो साइज में छोटी थी वो यहाँ आ गई थी, तो हमने उनको पकड़ के दोबारा से ब्लड के अंदर डाला था, रीअब्सॉर्ब कराया था। तो इसी तरह एक और काम भी हुआ था उस टाइम अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जब अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रही थी ना, तो कुछ चीज़ें यहाँ से पास आउट होकर जब यहाँ आ गई थी, तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो टॉक्सिक थी, वो बॉडी के अंदर ही रह गई, जैसे यूरिया, ठीक है, जैसे यूरिया, कुछ टॉक्सिक ड्रग वगैरह जो हैं और कुछ टॉक्सिक कंपोनेंट वगैरह, वो क्या रह गए, ब्लड के अंदर ही रह गए, वो यहाँ से पास आउट होगा, फिल्ट्रेट के अंदर नहीं है। ऐसा हो सकता है रेड ब्लड सेल का साइज बढ़ा था, उनके पीछे छुप गए, या कोई भी वजह हो सकती है कि वो किसी न किसी तरह उन्होंने अपने आप को बचा लिया और ब्लड के अंदर आ गए, वो फिल्ट्रेट के अंदर नहीं आए, जबकि उनको फिल्ट्रेट के अंदर ही आना था। तो अब दूसरे थर्ड स्टेप में क्या है, वो चीज़ें जो अब इस ब्लड के अंदर रह गई हैं बट वो टॉक्सिक हैं, उनको रिमूव करना है, तो वो क्या करेंगी, सिक्रीशन करेंगी। तो यहाँ से वो सारी चीज़ें सिक्रीट होकर इस पीसीटी के अंदर आएंगी और यहाँ से सिक्रीट होकर डीसीटी में आएंगी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, यूरिया है, कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, H+ आयन है, पोटेशियम आयन्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, सिक्रीट होकर ट्यूब के अंदर आ जाएंगी। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन पीसीटी पर भी होती है, डीसीटी पर भी होती है। ये भी इसी तरह होगा, देखो अब ये उल्टा होगा, ब्लड के अंदर क्या है, ये यूरिया है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है, H+ आयन है, पोटेशियम आयन है, ये यहाँ से सिक्रीट होगा, कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस, उसके बाद यहाँ पर एक ओपनिंग होगी जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, यहाँ से वो पास आउट होगा, यहाँ पर इसके दो गेट होते हैं, चैनल होते हैं, यहाँ से पास आउट होकर कहाँ जाएगा, डीसीटी के अंदर या पीसीटी के अंदर। तो ये स्टेप क्या कहलाता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अच्छा, यूरिया को एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को भी एक्सक्रीट करना लाजमी है, H+ आयन को भी और पोटेशियम को भी एक्सक्रीट करना लाजमी है, वरना बॉडी के अंदर क्या कर देंगे, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देंगे। अगर बॉडी के अंदर यूरिया की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई तो क्या हो सकता है, बॉडी येलोइश हो जाएगी, एटीपी की कमी हो जाएगी। तो अगर बॉडी के अंदर ऐसा हो कि अगर सवाल आता है ना कि बॉडी के अंदर यूरिया की कंसनट्रेशन बढ़ गई है, यानी कि ब्लड के अंदर अगर यूरिया की कंसनट्रेशन बढ़ गई है, तो इसका मतलब किडनी फेल हो गई है, रीनल फेलियर हो गया, तो उस कंडीशन में हम डायलिसिस करते हैं। अब H+ आयन का क्या काम है, H+ आयन यूरिन को एसिडिक बनाता है, तो इस वजह से H+ आयन को ब्लड से लेकर कहाँ डाला हमने, नेफ्रॉन के अंदर डाला, डीसीटी के अंदर, और फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है, यहाँ यूरिन जमा होता है। तो इस H+ आयन की वजह से हमारा यूरिन कैसा है, एसिडिक है। यूरिन की जो pH होती है वो होती है 5.5, और एसिडिक होने की वजह से यूरिन के अंदर जो जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो ये एसिडिक pH क्या करती है, उनको ख़त्म कर देती है। जब तक हमारा यूरिन एसिड रहता है तब तक कोई यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होता। जब हमारा यूरिन बेसिक हो जाता है तभी यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूटीआई का इन्फेक्शन होता है। अच्छा, तो इसको एक तो ये था कि यूरिन की pH को क्या करना था, एसिडिक करना था। दूसरा ये भी है कि अगर ब्लड के अंदर H+ आयन रह गए और वो दोबारा से बॉडी के अंदर चले गए तो हमारी ब्लड की pH क्या हो सकती है, एसिडिक हो सकती है, जो कि मैंने कहा कि इस कंडीशन में होती है एड्स। और एड्स के अंदर एक कंडीशन जिसमें ब्लड कैंसर हो जाए, स्किन के ऊपर ब्राउनिश स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो कहलाती है कैप्सुलर सार्कोमा। और एड्स किस वजह से होती है, HIV की वजह से भी होता है, जिसमें वाइट ब्लड सेल का रोल है। अच्छा, ये थर्ड स्टेप भी हो गया ट्यूबुलर सिक्रीशन, कि अब टॉक्सिक प्रोडक्ट को भी हमने यहाँ निकाल के इधर डीसीटी के अंदर भेज दिया। अब इसका लास्ट स्टेप है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है उसकी दो टाइप है, एक है काउंटर करंट एक्सचेंज और एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, फिर है काउंटर करंट एक्सचेंज। तो उसके लिए सिर्फ हम ये दो डायग्राम देखेंगे, इन दो डायग्राम से ही सारा समझ में आ जाएगा। तो पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब के बीच में होता है। यहाँ पर देखो फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है और असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखो फिल्ट्रेट की डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से हम कहते हैं काउंटर करंट। अब मल्टीप्लाई क्यों कहते हैं, देखो हमने पढ़ा था डिसेंडिंग लिम्ब में क्या था, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी। डिसेंडिंग लिम्ब था परमिएबल टू वाटर, तो यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी बहुत ज़्यादा, वाटर के मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब होकर यहाँ आ रहे थे, ठीक है। ऐसे ही वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ रीअब्जॉर्ब होकर आ रहे थे। अब देखो यहाँ पर देखो जो फिल्ट्रेट है ये कैसा था, डाइल्यूट था,
जब डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर फिल्ट्रेट आया, डाइल्यूट था, यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती गई, तो यहाँ पर फिल्ट्रेट कैसा हो गया, कंसनट्रेटेड। अब जब असेंडिक लिम्ब में गया तो यहाँ पर सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होती गई, दोबारा से यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो कैसा हो गया, डाइल्यूट। अच्छा, ये तो खैर एक की पॉइंट था। यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई और असेंडिक लिम्ब में किसकी रीअब्जॉर्प्शन हुई, सॉल्ट की। जब यहाँ पर सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हुई मेडुला के रीजन के अंदर, वो क्या करती है, असेंडिक लिम्ब से मजीद वाटर को अट्रैक्ट करती है। फिर यहाँ से और ब्लड जाएगा, यहाँ से वाटर आएगा, यहाँ से सॉल्ट, यहाँ से जो निकलेगा वो यहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करा के बाहर निकलेगा। उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर की सॉल्ट करें, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करा। मैंने पहले की भी वीडियोस में बताया था उसमें रेगुलेशन में कि जो सॉल्ट होता है ना, ये कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज मैग्नेट। ये वाटर को क्या करता है, बाहर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो डिफ्यूजन थी ना यहाँ पे, जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की, ये पैसिव हो रही थी, ये डिफ्यूजन है, पैसिव प्रोसेस है इसमें। और यहाँ सोडियम जो बाहर आ रहा था रीअब्जॉर्ब होगा, ये यहाँ एनर्जी खर्च हुई, वाटर एनर्जी खर्च नहीं हो रही थी। वाटर की रिएक्शन हुई, असेंडिंग सॉल्ट की रिएब्जॉर्प्शन, यहाँ पर सॉल्ट जमा होने तो मजीद वाटर को यहाँ से अट्रैक्ट करके बाहर लाता है, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहा है। इससे हम इसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। काउंटर करंट एक्सचेंज जो होता है वो होता है बिटवीन द लूप ऑफ हेनले। मैंने कहा था डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब दोनों को मिलाकर हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। तो काउंटर करंट एक्सचेंज होता है लूप ऑफ हेनले के बीच में और वाजा रेक्टा के बीच में, यानी कि ब्लड वेसल और लूप ऑफ हेनले के बीच में होगा। काउंटर करंट एक्सचेंज होगा लूप ऑफ हेनले के बीच में और ब्लड वेसल के बीच में। अब देखो भाई, जो लूप ऑफ हेनले है उसमें क्या चीज़ मूव कर रही है, फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और जो ब्लड है वाजा रेक्टा के अंदर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर ब्लड और फिल्ट्रेट की डायरेक्शन की बात है, जबकि काउंटर करंट मैकेनिज्म में और काउंटर करंट मल्टीप्लायर में जो थी वो फिल्ट्रेट की बात हो रही थी, दोनों डायरेक्शन में फिल्ट्रेट ही मूव कर रहा था। लेकिन काउंटर करंट एक्सचेंज में जो है फिल्ट्रेट और ब्लड की डायरेक्शन की बात की गई, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में मूव करता है और ब्लड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये दो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इस वजह से हम कहते हैं काउंटर करंट। अब एक्सचेंज क्यों कहते हैं, तो ज़रा देखते हैं एक्सचेंज किस वजह से कहते हैं। यहाँ पर देखो, ये ब्लड वेसल थी, रीनल आर्टरी है, यहाँ से एफरेन आर्टीरियोल बनी थी, ग्लोमेरुलस का नेटवर्क था, फिर इफ्रेन आर्टीरियोल, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, और फिर ये वाजा रेक्टा से रीनल वीन यहाँ पर बन गई थी। अब देखो, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क है ना, यहाँ से ब्लड आ रहा होता है, ठीक है। कैपिलरीज हैं, कैपिलरी से चीज़ें आर पार जा सकती हैं, पास हो सकती हैं। यहाँ पर जो ब्लड आया उसकी कंसंट्रेशन कैसी थी, वो ब्लड कैसा था, डाइल्यूट था। जब यहाँ पर सॉल्ट आ रहा था, वो क्या करता है, सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल ने क्या किया, सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर दिया। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों, इसकी क्या वजह थी, सॉल्ट को इसने रीअब्जॉर्ब क्यों किया। तो पहले वाले में हमने पढ़ा था सॉल्ट यहाँ आ रहा है और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रहा है, सॉल्ट यहाँ आ रहा है और वाटर की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई किए जा रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा आ सकता था कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती मेडुला के अंदर, तो मेडुला कैसा हो जाता है, डाइल्यूट, जिसको हम दूसरी टर्म में कहते हैं हाइपोटोनिक हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती, तो वाटर की भी मजीद रीअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकती थी, किडनी का मैकेनिज्म ख़राब हो सकता था। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर दूसरा मैकेनिज्म भी है जिसको कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज ने क्या किया कि ज़्यादा यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक ना हो जाए, तो इसने क्या किया, यहाँ से सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब किया, ठीक है। अच्छा, बच्चे बोलेंगे मिस वाटर को रीअब्जॉर्ब करना चाहिए, देखते हैं भाई वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करेगा, कैसे करता है। लेकिन वो यहाँ से डाइल्यूट आया ब्लड, लेकिन जब इसको असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट मिला तो इसने सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लिया। अब ये सॉल्ट यहाँ से ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, जब यहाँ सॉल्ट पहुँचेगा तो कैसा हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। इसी तरह जब वो यहाँ से गुजरता है डिसेंडिंग लिम्ब से, जब ये ब्लड वेसल से ब्लड गुजरता है, वाजा रेक्टा से जब ब्लड गुजरता है, तो यहाँ पर किसकी रीअब्जॉर्प्शन हुई थी, वाटर की। इस साइड भी हुई होती है भाई, ये सारे वाटर क्या हैं, रीअब्जॉर्ब हुए होते हैं। जब यहाँ से ब्लड जा रहा है तो कैसे जा रहा है, मैंने कहा इस लेवल पर आके कंसनट्रेटेड हो जाता है। कंसनट्रेटेड का मतलब सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है, तो सॉल्ट की खासियत है वाटर को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये ब्लड क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा और दोबारा से ये वाटर यहाँ से मजीद बॉडी के अंदर रीनल वीन के जरिए चला जाएगा। तो देखो, ज़्यादा वाटर लॉस भी नहीं हुआ, मेडुला की कंसनट्रेशन भी मेंटेन रही। अगर ऐसा होता कि सारा का सारा पानी
किडनी के अंदर यहाँ से पास आउट होकर कलेक्टिंग डक्ट से चला जाता तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। हम ज़्यादा पानी को लॉस नहीं कर सकते जैसे कि फिशेस कर सकती हैं। तो हमारे अंदर वाटर को रीअब्जॉर्ब करके रखना होता है, जो कि किडनी करती है। अब किडनी किस किस तरह से करती है, एक तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में मैंने बताया कि यहाँ से ब्लड गया डाइल्यूट था, जब वो यहाँ पहुँचता है कंसनट्रेटेड हो जाता है तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है। कौन अट्रैक्ट करता है, ब्लड के अंदर सॉल्ट बढ़ जाता है, वही वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, फिर वाटर दोबारा से बॉडी के अंदर चला जाता है। अगर यहाँ से 180 लीटर ब्लड कम से कम दिन में एक दफ़ा जो है किडनी से पास आउट होता है, तो अगर 180 लीटर अगर वाटर यहाँ से चला जाएगा तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। तो 1 से 2 लीटर यूरिन बनता है और बाकी का जितना वाटर होता है वो सारा रीअब्सॉर्ब होकर बॉडी के अंदर चला जाता है। तो मैं एक बार इसको समराइज़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे हार्मोन्स की। पहले स्टेप में था अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन डिपेंड करती है साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर। जिसका साइज बड़ा होता है वो यहाँ रुक जाती है ब्लड के अंदर, जिनका साइज छोटा होता है वो पास आउट होकर आ जाती हैं वोमेन की स्पेस के अंदर। लेकिन वो जब यहाँ से पास आउट होती थी, कैसे पास आउट होती थी, एफ्रेन आर्टिक्यूल का डायमीटर बड़ा होता है और इफ्रेन का छोटा होता है। यहाँ से जब ब्लड ज़्यादा जा रहा है और इफ्रेन से कम गुजरता है तो जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर डेवलप हो जाता है। जो प्रेशर डेवलप होता है उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के डेवलप होने की वजह से चीज़ें ब्लड से पास होकर कहाँ जाती हैं, वोमेन कैप्सूल के अंदर। बट वो कैसे पास आउट होकर आती हैं, वोमेन कैप्सूल जो है इसके ऊपर छोटे छोटे से सेल होते हैं जिनको कहते हैं पोडोसाइट सेल, और इन पोडोसाइट सेल के ऊपर छोटी सी स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जिससे छोटी चीज़ें पास आउट होकर यहाँ आ जाती हैं और बड़ी चीज़ें यहाँ पर रुक जाती हैं। तो बड़ी चीज़ें जो पास आउट नहीं होती हैं, जो रुक जाती हैं, वो है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्रोटीन है। अब छोटी चीज़ें जो यूरिया, टॉक्सिक प्रोडक्ट वगैरह कुछ पास आउट होकर यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो क्या थी, साइज़ में छोटी थी बट वो काम की थी। वो क्या होती है, यहाँ से फिल्ट्रेट के अंदर आ जाती। यहाँ तक कि जितनी बात होती है वो ब्लड कहलाते हैं, जब वो वोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाए तब हम बात करते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम फिल्ट्रेट कहते हैं। अब फिल्ट्रेट के अंदर आ गया भाई, क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया, अमाइनो एसिड आ गया, कुछ वाटर आ गया, जिनके मॉलिक्यूल छोटा था तो इस वजह से वो पास आउट होकर यहाँ आ गया। अब उनको क्या करना है, दोबारा से बॉडी के अंदर भेजना है। तो दूसरा स्टेप होता है रीअब्जॉर्प्शन, जो कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो कहाँ कहाँ होती है, पीसीटी पर होती है, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और डीसीटी पर। यहाँ से क्या होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और वाटर रीअब्जॉर्ब होगा और यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन से गुजरेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के अंदर चला जाएगा। तो अबाउट 80% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी पर होती है, जो कि एनर्जी लगा कर होती है। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब से किसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की। ये एक पैसिव डिफ्यूजन होती है जिस पर एनर्जी खर्च नहीं होती, क्योंकि वाटर जो रीअब्जॉर्ब होकर आ रहा है इस वजह से आ रहा है कि डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, परमिएबल है वाटर के। उसके बाद आ जाओ असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब से क्या रीअब्जॉर्ब होता है, सॉल्ट। मैंने कहा असेंडिंग लिम्ब के पास आइनोसाइड सेल होते हैं जो सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब कराकर बाहर भेजते हैं। और असेंडिंग लिम्ब में जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो एटीपी खर्च करके होती है, वो एक्टिव प्रोसेस होता है। उसके बाद आ जाओ डीसीटी। डीसीटी पर क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती थी, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा से ब्लड कैपिलरी में चला जाता है। कैल्शियम बोन को स्ट्रॉन्ग करता है और बाइकार्बोनेट ब्लड की पीएच को बेसिक करता है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट स्टेप था ट्यूबुलर सिक्रेशन, कि जब पहले स्टेप अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रही थी, यहाँ से चीज़ें पास आउट होकर यहाँ आ रही थी, जो ख़राब चीज़ें भी आ रही थी, लेकिन उनमें कुछ उस टाइम ऐसा था, कुछ टॉक्सिक चीज़ें जो थी वो ब्लड के अंदर रह गई, ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क के अंदर ही रह गई, बट उनको बॉडी से निकालना ज़रूरी था। तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, यूरिया है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि दवाइयों की वजह से आ जाते हैं, H+ आयन है, पोटेशियम आयन्स भी हैं। तो वो कैसे ट्यूब के अंदर सीक्रेट होते हैं, इसके लिए स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन का, जिसमें जो है वो टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है वो कैपिलरी के नेटवर्क से पास आउट होकर कहाँ जाते हैं, पीसीटी और डीसीटी पर। तो उनमें टॉक्सिक प्रोडक्ट में क्या था, यूरिया है, कुछ ड्रग्स के टॉक्सिक कंपोनेंट है, H+ आयन है और पोटेशियम आयन है। उसके बाद आ जाता है एक और मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म की दो टाइप होती हैं, एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा होता है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है बिटवीन द डिसेंडिंग लिम्ब एंड द असेंडिंग लिम्ब। यहाँ पर फिल्ट्रेट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम कहते हैं काउंटर करंट। और मल्टीप्लायर इस वजह से होता है कि डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्जॉर्ब होकर बाहर आ रहा है और असेंडिंग लिम्ब से सोडियम जो है, सॉल्ट जो है वो रीअब्जॉर्ब होकर बाहर आ रहा होता है। जब सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होकर मेडुला में आता है तो वो मजीद वाटर की कंसनट्रेशन को मजीद और रीअब्जॉर्ब करके मेडुला में लाता है। तो इस तरह से सॉल्ट ने क्या किया, वाटर की कंसनट्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कराया। जितना ब्लड आएगा फिर और सॉल्ट निकलेगा, यहाँ से फिर और वाटर निकलेगा। तो इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज होता है बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड द वाजर रेक्टा। लूप ऑफ हेनले में देखो फिल्ट्रेट की डायरेक्शन इस तरह से मूव कर रही है और
वाजर रेक्टम में जो है ब्लड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इनकी अपोजिट डायरेक्शन, इस वजह से हम कहते हैं काउंटर करंट। एक्सचेंज का मतलब है कुछ लेना और कुछ देना। तो ब्लड वेसल शुरू में क्या लेती हैं, यहाँ से असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट ले लेती हैं, जब यहाँ तक पहुँचते हैं कंसनट्रेटेड हो जाता है। जब यहाँ से ब्लड वेसल गुजरती है असेंडिंग लिम्ब से, तो यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराकर वाटर को रीअब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर चली जाती। अब इन्होंने कुछ ले तो लिया नेफ्रॉन से ब्लड वेसल, अब ये देती क्या है बदले में नेफ्रॉन को, नॉरिशमेंट देती हैं, एनर्जी देती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं, जिससे नेफ्रॉन क्या होता है, काम करता है। अच्छा, यहाँ तक तो ये सारा नेफ्रॉन जो है कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी सी पॉइंट्स हैं इसके जो रहते हैं। नेफ्रॉन में देखो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी सॉल्ट की, यहाँ पर भी कुछ हद तक सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ पर भी सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। तो सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन एक हार्मोन कराता है जिसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन। ये कहाँ से रिलीज होता है, एड्रीनल मेडुला से, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड बने हुए होते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, ये रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड से। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं नेफ्रॉन से, बट नेफ्रॉन के कौन से पार्ट से, डिसेंडिंग लिम्ब से। दूसरा हार्मोन है पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन रिलीज होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। ये क्या करता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द नेफ्रॉन, ये भी नेफ्रॉन पर ऐड करता है, बट किस जगह पर ऐड करता है, ये डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल पर। तो एप्टीट्यूड में इस तरह के भी सवालात आते हैं। थर्ड है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन क्या करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ये कहाँ से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये एक्ट कहाँ पर करते हैं, नेफ्रॉन पर। नेफ्रॉन की किस जगह एक्ट करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट पर। यहाँ पर देखो जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी वो पैसिवली हो रही थी, खुद ब खुद ही हो रही थी, लेकिन ये जो एडीएच है ना, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से। जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन एंटर हो जाता है, तो यूरिन के अंदर हमें पता है कि उसमें सबसे ज़्यादा होता है वाटर और उसके बाद होता है यूरिया। तो अगर हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो वाटर जो है कलेक्टिंग डक्ट से कौन रीअब्जॉर्ब कराता है, एडीएच। अब एडीएच रीअब्जॉर्ब कब कराते हैं वाटर को, जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जब हम पानी वगैरह नहीं पीते, जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में पानी अगर पीते रहते हैं फिर भी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, हम 2 से 3 घंटे तक पानी ना पिए तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उस टाइम क्या होता है, एडीएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और नेफ्रॉन पर एक्ट करते हैं कलेक्टिंग डक्ट पर, यहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब कराकर बॉडी के अंदर भेज देता है। 3 हार्मोन है जो कि किडनी पर एक्ट करते हैं। एल्डोस्टेरोन सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब, पैराथ हार्मोन कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं फ्रॉम द डीसीटी, एंड एडीएच वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, एक और चीज़ है जो मेडुला को कंसंट्रेटेड रखती है, एक तो सॉल्ट था, ठीक है, जो असेंडिंग लिम्ब से रीअब्जॉर्ब होकर आ रहा है। दूसरा है यूरिया। जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन चला जाता है तो यूरिन यहाँ पर जब जमा हो जाता है तो इसके अंदर यूरिया भी होता है, तो उस टाइम कुछ यूरिया जो है कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब होकर मेडुला में आ जाता है, ताकि मेडुला को कैसा रखे, कंसंट्रेटेड करके रखे। अगर मेडुला कंसंट्रेटेड रहेगा तो यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है, वरना वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो इस वजह से मेडुला को कंसंट्रेटेड रखा जाता है ताकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती रहे। अच्छा, अब कुछ सवालात है मैं पूछ लेती हूँ नेफ्रॉन से रिलेटेड, ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो वो क्लियर हो जाए। तो मेडुला को कंसंट्रेटेड कौन सी 2 चीज़ें रखती हैं, एक सॉल्ट और दूसरा यूरिया। मेडुला के अंदर जो सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ से होती है, वो असेंडिंग लिम्ब से होती है, और यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, कलेक्टिंग डक्ट से, जो मेडुला को कंसंट्रेटेड करके रखती है। अच्छा, इसको नॉरिशमेंट कौन देता है, नेफ्रॉन को काम करने के लिए एनर्जी कौन देता है, तो वो ब्लड वेसल देती हैं जिनका नाम है वाजा रेक्टा। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पर होती है, पीसीटी पर होती है, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और डीसीटी। ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ होती है, पीसीटी और डीसीटी, जो ब्लड वेसल से टॉक्सिक चीज़ें डीसीटी और पीसीटी के अंदर आती हैं, यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। कलेक्टिंग डक्ट को कलेक्टिंग डक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यूरिन को जमा करता है। कलेक्टिंग डक्ट से 2 चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं सिर्फ, एक वाटर और दूसरा यूरिया। वाटर को रीअब्जॉर्ब हार्मोन कराते हैं और यूरिया खुद ही रीअब्जॉर्ब होकर मेडुला में आ जाते हैं ताकि मेडुला को कंसंट्रेटेड रखे। अच्छा, यहाँ पर इसका कंप्लीट हो गया। दूसरा एक और पॉइंट है, जब यहाँ पर ब्लड एंटर करता वो कैसा था, ऑक्सीजनेटेड था बट टॉक्सिक था, ठीक है। तो टॉक्सिक कंपोनेंट सारे नेफ्रॉन के अंदर चलेगा, वो यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ से ब्लड गुजरते हुए जाता है वो कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, बट वो ब्लड कैसा होता है, क्लीन होता है। डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो गया, इसने ऑक्सीजन दी, इसको एनर्जी दे दी, नॉरिशमेंट दे दी, उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर यहाँ पर आती है, जिससे जो है वो बॉडी के अंदर चली जाती है। तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म थोड़ा सा जो है इस नेफ्रॉन से हट के मैं बता देती हूँ। ऑक्सीजन जो है किसी भी नेफ्रॉन या सेल को मिलती है तो वहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ब्रेक डाउन कराती है और उससे क्या बना देती है, एनर्जी। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है उससे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बॉडी के अंदर चला जाता है।
अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, यहाँ से रीनल वेन से डीऑक्सीनेटेड सारा ब्लड जाएगा, इंफीरियर वेना कावा, फिर हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से उसकी ऑक्सीजनेशन लंग्स में होगी, फिर दोबारा वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से एओर्टा, एओर्टा से रीनल आर्टरी से सारा ब्लड यहाँ गुजरेगा, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेशन इसको दे देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चला जाएगा। क्योंकि कैपिलरी का नेटवर्क है, यहाँ से ऑक्सीजन के कंपोनेंट यहाँ चले जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, ये ऑक्सीजन जब आता है ग्लूकोज को तोड़ता है तो एनर्जी बनती है। तो इसके स्टेप थे, ग्लाइकोलाइसिस था, क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था। ये 3 स्टेप होते थे जिसके नतीजे में 36 एटीपी बनते थे। तो ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर ये हर जगह पर ये स्टेप चल रहे होते हैं। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पर खत्म हो गया। अब एक और आखिरी सवाल है गया नेफ्रॉन से रिलेटेड। नेफ्रॉन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो ये जो नेफ्रॉन मैंने बनाया है जस्टा मेडुलरी। एक होता है जस्टा कॉर्टिकल, जो सिर्फ इस कॉर्टिकल कॉर्टेक्स के पोर्शन में ही नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जस्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो होता है जिसका लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स रीजन में होता है, और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वो होता है जिसका लूप ऑफ हेनले किस में आ जाता है, मेडुला के रीजन में आता है। तो जो नेफ्रॉन जस्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनके अंदर वाटर की रिएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, क्योंकि कॉर्टेक्स के पोर्शन में कोई चीज़ इसको कंसनट्रेटेड करने के लिए नहीं है, जबकि मेडुला के पोर्शन में मेडुला को कंसनट्रेटेड करने के लिए यहाँ से सॉल्ट भी आता है और यहाँ से यूरिया भी आता है। तो कैमल्स के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो होते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रिएब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर भेजते हैं। इसी तरह फिशेस के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो होते हैं जस्टा कॉर्टिकल, जो सिर्फ इस रीजन तक होते हैं, उनका लूप ऑफ हेनले भी यहाँ पर ही होता है, तो उनके अंदर वाटर की रिएब्जॉर्प्शन नहीं होती। अब बात करते हैं इंसानों के अंदर कौन से नेफ्रॉन होते हैं। तो इंसानों के अंदर दोनों ही तरह के नेफ्रॉन होते हैं, जस्टा मेडुलरी भी होते हैं और जस्टा कॉर्टिकल भी होते हैं। तो जितनी ज़्यादा लूप ऑफ हेनले जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा वाटर की रिएब्जॉर्प्शन होगी। भी वाटर की रिएब्जॉर्प्शन होती है वो सारी डिपेंड करती है लूप ऑफ हेनले पर। तो जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले होता है उतनी ज़्यादा वाटर की रिएब्जॉर्प्शन होती है। तो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ज़्यादा रिएब्जॉर्प्शन कराते हैं वाटर की, और जस्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन वाटर की रिएब्जॉर्प्शन नहीं कराते, क्योंकि कॉर्टेक्स का पोर्शन कंसनट्रेटेड नहीं होता जबकि मेडुला का कंसनट्रेटेड होता है।